हम लोगों को इस साल में किधर लेकर के जाना है देश को, दुनिया को, इसी पर विचार करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रेरणा मिले और ऊर्जा ना हो तो जन्म निरर्थक हो जाता है। ऊर्जा पूरे इस विज्ञान भवन में और इसके माध्यम से पूरी दुनिया में बिखेरी, परम ओजस्वी वाणी के धनी, साधना के धनी, दिशा ज्ञान देने की सामर्थ्य रखने वाले, बरसों पुराने मेरे आत्मीय स्वामी रामदेव जी महाराज ने झंकृत करने की, झिझोड़ने की ताकत है उनके पास। आई वेलकम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वेलकम स्वामी रामदेव जी। परम श्रद्धेय डॉक्टर भरत भूषण जी, जिन्होंने योग के क्षेत्र में कई दशकों से पुरुषार्थ किया है। डॉक्टर भरत भूषण जी को से मेरा परिचय लगभग 2 दशक पुराना है और आप में से जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो डॉक्टर भरत भूषण जी के कार्य से, उनकी साधना से, सेवा से और उनके आध्यात्मिक स्वभाव से सबका परिचय है। पूज्य श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, योगा इन डेली लाइफ, और मेरे शिविर में स्वामी जी आए थे, एक बात उन्होंने बोली थी, मैं उसको दोहराता रहता हूँ, है छोटी सी बात। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ then disease will be enter in your life। तो ये एक सीधा सा सिद्धांत है, जहाँ योग नहीं होगा वहाँ रोग, अंधेरा, दुख, द्वंद्व और असीमित पीड़ाएं तो अपने आप ही आ जाती हैं। और इस पूरे सत्र में फिर से अपनी उपस्थिति से इस पूरे सत्र को गरिमा बना रहे हमारे आयुष मंत्री श्रीपाद जी, उनसे हमारा संवैधानिक तौर पर एक मिनिस्ट्री का संबंध है, लेकिन उनके साथ में हमारा एक बहुत पुराना आत्मीय संबंध है। स्वामी अमृत सूर्यानंद जी, वो एक असाधारण योगी हैं और बहुत प्रकार की दिव्यता लिए हुए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर हमारे अमृत सूर्यानंद जी का। आज का मूल विषय है काया और काया के अतीत योग की भूमिका। एक एक सेल से लेकर के और सोल तक योग कैसे कार्य करता है, और इसकी आज इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जैसे जैसे योग वैश्विक पटल पर करोड़ों करोड़ों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, वैसे ही योग के संदर्भ में कुछ अनावश्यक बातें भी हो रही हैं, कुछ अवैज्ञानिक बातें भी हो रही हैं, कुछ ओछी बातें भी हो रही हैं। ओछी बात मैं इस रूप में कह रहा हूं, योगियों में कई बार योग के कुछ पहलुओं को लेकर के और एक दूसरे का अनादर और अपमान करने तक की बात आ जाती है। ये तो अच्छी बात हो गई। क्यों? क्योंकि योग के प्रति जब तक एक समग्र वैज्ञानिक, सार्वभौमिक और पंथ निरपेक्ष दृष्टि नहीं अपनाएंगे, इंक्लूसिव, होलिस्टिक,
साइंटिफिक, यूनिवर्सल और सेक्युलर विजन जब तक योग के प्रति हमारा नहीं होगा, तब तक हम योग के साथ न्याय नहीं कर सकते। QCI के लिए इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत इजी है। आपको एक पेच बनाना है, आपको एक सुई बनानी है, आपको एक साइकिल बनानी है, मोटरसाइकिल, आपको कार और एक सैटेलाइट बनाना है, उसके ये पैरामीटर्स हैं, एक फैक्ट्री के ये पैरामीटर्स हैं, उसमें बनने वाले प्रोडक्ट के ये पैरामीटर्स हैं। वो बहुत आसान है। लेकिन योग का स्टैंडर्डाइजेशन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और वह इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि योग और अध्यात्म की हमारे यहां पर सृष्टि की आदिकाल से बहुत ऊंची परंपरा चली आई। वैदिक काल में वो परंपरा बहुत उदात्त रूप में थी। मध्यकाल में उस परंपरा में अनेक धाराएं जुड़ी, और आज जिस युग में हम खड़े हैं यह वैज्ञानिक युग है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को यदि हम साथ में लेकर के नहीं चले, आधुनिकता और आध्यात्मिकता का यदि हमने संगम नहीं किया, तो फिर कहीं योग ही अप्रासंगिक ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए मैंने कहा योग को लेकर के कुछ ओछी बातें योगियों में हो जाएं तो ये बड़ा अशोभनीय लगता है। फिर राजनीतिक दलों को तो एक वोट बैंक दिखाई देता है, और उस वोट के लिए वो कौन किस किस हद तक जा सकते हैं ये देश और दुनिया जानती है। इसलिए राजनीतिक लोग योग के बहुत बड़े मापदंड स्थापित करेंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। राजनीतिक लोग योग को सम्मान दें, यह काम तो हो सकता है। मैं आज ही अपेक्षा करता हूं, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो या किसी भी देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो साइंटिफिक बातों को लेकर के कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते, ऐसे ही मैं भारत सहित पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस से कहूंगा कि वो योग को लेकर के किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करे। योग के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ये पॉलिटिकल पार्टियों का क्षेत्र ही नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि राजनीति में पंथ का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं। जैसे राजनीतिक लोग कहते हैं कि राजनीति में किसी मजहब का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, तो हम योगी कहते हैं कि योग में राजनीति का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मैं बड़ी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूं। अब हमारे सामने दायित्व है कि योग की इस विराट परंपरा को हम आगे आने वाली सदियों तक के लिए जो काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको हम एक योग की समग्र परंपरा देकर के जाए। आयुर्वेद का स्टैंडर्डाइजेशन का काम करीब 30 साल पहले हुआ। उससे पहले आयुर्वेद ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं था। उस समय जो सरकारें थी उनकी आयुर्वेद में निष्ठा नहीं थी। उन्होंने BMS के माध्यम से योग का पाठ्यक्रम आदि बनाने की कोशिश की, और उसमें आज भी बहुत त्रुटियां हैं। एक त्रुटि का परिष्करण अभी अभी हुआ कि संस्कृत बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी BMS कर सकता है। यह भी इस बार अजीत शरण जी के आने के बाद यह काम हुआ। इसके लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, आयुष मंत्रालय का, श्रीपाद जी का। नहीं तो संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति आयुर्वेद नहीं पढ़ सकता। ये तो इनजस्टिस है, ये तो अनसाइंटिफिक अप्रोच है आपकी। एक व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ा, वो चरक सुश्रुत, अष्टांग हृदय,
भाव प्रकाश निघुंटो, वह वेद जो आयुर्वेद का मूल है उसको पढ़ सकता है। संस्कृत पढ़े हुए को आयुर्वेद की डिग्री लेने की वैधानिक अनुमति ही नहीं थी। ऐसा काम कहीं योग में ना हो जाए, इसलिए यहां बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। और ज्यादातर से मैं आयु में छोटा हूं, इसलिए मैं कई बार गुस्ताखी भी कर देता कि हमारे बड़े बुजुर्ग सभी हमारे श्रद्धे। देखो ये सच है कि भगवान ने मुझे एक अदने से आदमी को करोड़ों लोगों तक योग पहुंचाने के लिए निमित्त बनाया। कल हमने फरीदाबाद में भी योग किया तो 4 बजे लगभग 1 लाख लोग उपस्थित थे। 4 बजे। ये दुनिया के लिए एक अजूबा जैसा लगता है कि 4 बजे क्या 1 लाख लोग वो भी योग के लिए आ सकते हैं। योग को एक जन आंदोलन बनाने के लिए और योग के प्रति एक समग्र दृष्टि के साथ उसको क्रमशः आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने मुझे चुना, तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जब इस योग को हमें काया और काया के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार तक जाने के लिए एक साधना के रूप में अपने साध्य को पाने के लिए समग्र रूप से अपनाना है, तो योग के प्रति हमारी समग्र दृष्टि हो। अभी श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी बोल रहे थे कि योग दर्शन में और गीता में तो कहीं अष्टचक्र आदि नहीं है। ऐसा एक शब्द बोलने से भी कई बार कुछ लोग उसको अनावश्यक अर्थ से दूसरी तरह से ले लेते हैं। इसका मतलब योग दर्शन में तो अष्टचक्र नहीं लिखा है, षटचक्र नहीं लिखा। अब चक्र में भी चक्र है, चक्र में भी चक्र है। कुछ कहते हैं षट चक्र, कोई कहते हैं सप्त चक्र, लेकिन मूलतः वेद में अष्ट चक्रों का विधान है। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन योग के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका यह दायित्व है कि एक भी वाक्य का ऐसा प्रयोग ना करें कि जिससे कि योग के संदर्भ में कोई भ्रांति हो। अभी मैं चंडीगढ़ से आया, अभी लगातार योग करा रहा हूं। पिछले करीब 1 सप्ताह में मैंने लगभग 5 लाख लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया है। तो वहां एक हमारे बड़े भाई गए, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, मीडिया में एक बयान दे के आ गए कि ये नाक पकड़ना जो है योग नहीं है, ये पेट हिलाना योग नहीं है। मैंने अपने बड़े भाई से फोन करके बोला, मैंने कहा बड़े भाई मैं यदि आपकी तरफ फिर बयान दूंगा तो बखेड़ा हो जाएगा। योग के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं और योग के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, उनको अब ये बड़ी जिम्मेदारी निभानी है कि हम एक दूसरे के प्रति खुंदस ना निकालें। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि बाबा रामदेव को कैसे डाउन करना। अरे बाबा रामदेव को तुम धरती में गाड़ दो। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि देव संस्कृति, एस व्यासा, उधर कैवल्य धाम, उधर बिहार में हमारा बिहार योग संस्थान, कैलाश आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, ईशा योग फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, बोले ये एक दूसरे के साथ में कैसे लड़े तो मजा आ जाए। लोग इसी फिराक में, और योग में तो देश की तो कोई भूमिका ही नहीं है। द्वेष की तो परित्याग की बात है। योगियों में द्वेष नहीं होना चाहिए, योग की संस्थाओं में द्वेष नहीं होना चाहिए, और योग का जो भी हम कार्य करें उसको इतनी दिव्यता से करना चाहिए, लोग कहें ये काम हुआ। मुझे इस समय सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि योग के जितने भी संस्थान हैं उनका आपस में संघर्ष नहीं होना चाहिए, उनको आपस में संगच्छध्वम होना चाहिए। मुझे क्रेडिट देना चाहिए इस बात के लिए कि
प्राचीन योगी महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, योगियों की, ऋषियों की परंपरा, नाथों की परंपरा, उसको मैं गौरव देता हूं। मुझे आधुनिक योगियों को गौरव देना चाहिए और मैं देता हूं। हो सकता है महर्षि महेश योगी का नाम उतने लोग ना जानते हो हिंदुस्तान में जितना मेरा जानते हैं। माना कि 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मेरा नाम जानते हैं। महेश योगी जी का नाम चाहे 1%, 2% लोग जानते हो, लेकिन मैं उनको गौरव देता हूं क्योंकि उन्होंने योग के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। मैं श्री अयंगर जी को, जबकि उन्होंने कई बार मेरी घनघोर आलोचनाएं की, मैंने उनको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित किया, उसके बाद भी मुझे उन्होंने अपमानित किया, उसके बाद भी मैं उनको सम्मान देता हूं। ऐसा योगी का हृदय होना चाहिए। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं क्योंकि अब वो नहीं रहे हैं। यदि कोई मेरा अपमान करता है, मुझे कोई परवाह नहीं। योग को हमें नीचा नहीं दिखाना है। श्री अयंगर साहब ने मेरे बारे में कई बार टिप्पणियां की, मैं मौन हो गया, मैंने एक बार भी नहीं बोला। मेरे बारे में कई बार टिप्पणियां करने के बावजूद मैं उनके आश्रम में गया, और मैं सन्यासी हूं, वो गृहस्थ थे, तब भी मैंने उनको पाद स्पर्श करके प्रणाम किया और मैंने उनको कहा योग के भीष्म पितामह। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हमें ऐसा करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान हमें करना पड़ेगा और उनके योगदान को हमें गौरव देना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि ये इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। योग बॉडी के लिए है या बियॉन्ड द बॉडी है, इसको लेकर के तो बहुत भयंकर संघर्ष है आज योग की संस्थाओं में। कुछ केवल मात्र शरीर के सौष्ठव के ऊपर केंद्रित होकर के रह गए हैं, कुछ केवल मात्र अध्यात्म के ऊपर केंद्रित होकर के रह गए हैं। मैं थोड़ा विनोद में भी बोलता हूं कभी कभी, उसको आलोचना मत लेना। कुछ कुछ ऐसे योगी हैं, उनको देख करके योग में अश्रद्धा हो जाती है। और कुछ ऐसे योगी हैं, उनको वो जिस तरह से योग करते हैं केवल एक पक्षी है, उनको देख करके योग में भ्रांति पैदा हो जाती है। ये दोनों ही ठीक नहीं है। योगी को देख करके योग में भ्रांति भी पैदा ना हो और योगी को देख करके योग में अश्रद्धा भी पैदा ना हो, ऐसा हमें काम करना है। योगी फिजिकली भी फिट होना चाहिए। मैं अपने कई मित्रों से कहता हूं, मैं जो भी किसी को व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं, समूह में कभी नहीं कहूंगा। मुझे कुछ कहना भी है किसी से, मैं उनको कहता महाराज आप जहां खड़े होते हैं वहां योग खड़ा होता है, अपने आप को संभालो। अब हमारे कुछ ऐसे साधु महात्मा हैं जो 1.5 क्विंटल के हैं, अब उनको देख करके तो योग में लोग कहीं पे ऐसा योगी होता है तो ऐसा योगी हमको नहीं होना, वो देख करके अश्रद्धा पैदा हो गई ना। फिर कुछ ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक, एक हमारे मित्र 8-8 घंटे आसन करें। मैंने कहा भैया आसन करने के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी के लिए आसन है, इसलिए 8 आवर्स का प्रैक्टिस नहीं है ये योग। योगासन 8 आवर की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। मैं महर्षि महेश योगी जी के बारे में बात कर रहा था, श्री अयंगर जी के बारे में बात कर रहा था। मैं श्रद्धेय श्री रविशंकर जी को सम्मान देता हूं। मेरी कुछ बातों से उनसे असहमति है, मैं आज खुले मन से कह रहा हूं, पहली बार कह रहा हूं, लेकिन उन बातों को मैं सार्वजनिक मंच पर नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो उनसे असहमति है किसी भी सिद्धांत को लेके, किसी बात को लेकर के, उनको मुझसे असहमति हो सकती है तो मुझसे वो कहेंगे और हमें कहना भी चाहिए। यही हमारी स्वस्थ दार्शनिक परंपरा है। योगियों में तर्क वितर्क, तथ्य युक्ति प्रमाण, वाद ये नहीं होगा। वादे जायते तत्व जानम, जहां वाद नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा, एक दूसरे के से प्रश्न और प्रतिप्रश्न नहीं होगा, तो यूं कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं श्रद्धेय श्री रविशंकर जी को सम्मान देता हूं कि उन्होंने इस योग को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है, उनका भी अभिनंदन है। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा
मैं खुद वहां पर गया हूं। एक बार वहां के एक सन्यासी ने मेरी आलोचना की, उसके बावजूद मैं वहां गया। मैंने एक एक सूत्र अपनाया हुआ है, जो व्यक्ति सात्विक है यदि किसी बात से मेरी आलोचना भी करता है तो भी मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मेरा यह कार्य है कि हमें व्यक्तिगत सम्मान और अपमान से ऊपर उठ करके, योग में तो लिखा ही है, योगी को मान और अपमान, तिरस्कार और सत्कार दोनों में सम रहना चाहिए। यदि हम योगी होकर के तिरस्कार, सत्कार, मान, अपमान में पड़ गए, अब मोदी जी ने एक नई मुसीबत कर दी, बोले योगियों को सम्मान दिया जाएगा। अब यह बड़ी मुसीबत है। योगियों के लिए बोला गया कि उसको मान और सम्मान में सम रहना चाहिए, लेकिन जो मोदी जी ने कहा है वो ठीक कहा है, क्योंकि अब थोड़े दिनों में नहीं तो योग का भी अवार्ड अमेरिका देना शुरू कर देता वहां। अब देखो, लोग पश्चिम के अवार्ड, हे मेरे भगवान, नोबेल पुरस्कार लेने के लिए हम लोग ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं जैसे कुछ दिनों पहले तक लोग अमेरिका और यूरोप की वीजा आदि लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। हर चीज को डोमिनेट अमेरिका करने लग गया, ब्रिटेन करने लग गया। हमारी डोमिनेशन की प्रवृत्ति नहीं है, योग डोमिनेशन को नहीं मानता है। हम साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, सामंतवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम एक सात्विक नेतृत्व जिस देश को देना चाहिए वो उसका हकदार है। यदि योग के संदर्भ में पूरी दुनिया में कोई सम्मान मिलना चाहिए तो भारत की ओर से ही मिलना चाहिए, इसलिए मोदी जी ने ठीक किया है। लेकिन मैं उस सम्मान को कभी नहीं लूंगा, क्योंकि योगी को सम्मान और अपमान में सम रहना चाहिए। तो फिर लेगा कौन? जिन लोगों को हमें आगे लाना है उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। जिन लोगों को हमें उत्साह देना है, प्रोत्साहन देना है, वो मान अपमान वाला प्रश्न नहीं है, ये काम होना चाहिए। यदि वो सम्मान हमारे बड़े भाई डॉक्टर भारत भूषण को मिलता है, यदि वो सम्मान हमारे पूज्य चिदानंद मुनि जी को मिलता है, यदि वो हमारे तिवारी साहब को मिलता है, ये सफेद बालों में ये सन्यासी हैं तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका, बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। खड़े हो जाएंगे तिवारी जी एक बार, ये बहुत बड़े योगी है ये। लेकिन समस्या ये है कि ये योगियों जैसे वस्त्र नहीं पहनते, चरित्र योगियों जैसा है। इस बार तिवारी साहब आपकी बारी है, यदि आपने भगवे कपड़े नहीं पहने तो मैं काले धन और भ्रष्टाचार की तरह आपके खिलाफ भूख हड़ताल कर दूंगा। खैर, मैं आपसे बात ये कह रहा था, मैं कैवल्य धाम का सम्मान करता हूं। हो सकता है तिवारी जी मेरे से किसी बात में मतभेद रखते हो, भयंकर रखते हैं, ये दूसरे के प्रति हमारा किसी बात को लेकर के कोई प्रश्न है, रखना चाहिए हमें, लेकिन सार्वजनिक तौर पर देश में कोई ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए, अरे योगियों में बखेड़ा हो रखा है, योगियों में झगड़ा हो रखा है। इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पहले दिन की इस शुरुआत में मैं ये एक विनम्र निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि ये काम हमारे देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि योगियों में आपस में कोई विवाद है। ये संदेश गया तो ठीक नहीं होगा, इससे और योग की गरिमा घटेगी। योग तो शाश्वत है, योग किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं है, लेकिन जो योग को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग यदि कोई भी ऐसा आचरण करते हैं जिससे कि योग की गरिमा गिरती हो, वह हमारे लिए शोभनीय नहीं हो सकता। अब ये ना, मैंने जिन संदर्भों में बात कही है, इसी संदर्भ में योग के बारे में पूज्य स्वामी अपने बिहार मुंगेर वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज इतने बड़े योगी थे। मैं वहां गया, उनके जो उत्तराधिकारी है पूज्य स्वामी जी महाराज, उनसे मिला। बोले जी हम तो आर्ष योग को मानते हैं। मैंने कहा हम तो उसी के मानने वाले हैं। अब इसमें भी ये दो मतभेद हैं, सुन लेना आप लोग, ये जो योग को रिप्रेजेंट करने वाले बैठे हुए, आर्ष योग और अनार्ष योग, ये भी भयंकर मतभेद है। ये शब्द जो है महर्षि दयानंद ने पहली बार ज्यादा प्रयोग किए, आर्ष और अनार्ष।
माने जो ऋषियों का योग और जो ऋषियों का योग नहीं है, इनके भी दो धड़े बने हुए हैं। अब इनका मिलान करना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। योग एक तो योग है, योग के साथ फिर एक ब्रांडिंग जुड़ा हुआ है। ब्रांडिंग में भी यदि कोई, देखो योग में अब कई चीजें आएंगी। एक योग कुछ लोग सेवा के लिए करेंगे, जो लोग सेवा के लिए योग कर रहे हैं वो जो है, जो प्रोफेशनली योग कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये भी गलत है। हम हैं असली योगी क्योंकि हम निशुल्क योग सिखा रहे हैं। वो योगी नहीं है क्योंकि वो पैसा ले रहा है। अरे भाई पैसा ले रहा है तो कौन सा पाप कर रहा है भाई, उसको भी कराने दो। जो पैसा लेकर के योग करा रहा है उसको भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, जो निस्वार्थ योग करा रहा है उसको भी गौरव दीजिए। इसके बीच में भी हमें एक सेतु बनाना पड़ेगा। योग को एक प्रोफेशन की तरह भी लेना पड़ेगा, योग को एक मिशन की तरह भी लेना पड़ेगा, और इन दोनों को भी एक दूसरे को गाली देने से बाज आना पड़ेगा। कराओ भाई। हर एक आदमी दारू की दुकान चला रहा है, एक आदमी मीट की दुकान चला रहा है, एक आदमी एक तामसिक और राजसिक व्यापार कर रहा है, उससे अच्छा तो एक व्यक्ति सात्विक व्यापार कर रहा है, करने दो उसको। इसमें क्या दिक्कत है? योग के स्टूडियो बना रहा है, बनाने दो। योग को स्टूडियो बना के लोगों को योग सिखा रहा है ना, उस स्टूडियो को चलाने में उसको यदि लाख रुपए का खर्च आ रहा है और यदि 2 लाख रुपए ले रहा है उस, और मान लीजिए सुबह से शाम तक योग ही सिखा रहे, तो रोजी रोटी कहां से मिलेगी उसको? इसमें भी बहुत तरह के प्रश्न है। और केवल रोजी रोटी के लिए योग हो जाएगा तो भी प्रश्न है। इसलिए निष्काम सेवा करने वाले भी योग में, उनका भी स्वागत है, और सकाम सेवा करने वालों का भी स्वागत है। सेवा सात्विक तरीके से होनी चाहिए, ऐसे सोचना पड़ेगा हमको। नहीं तो बहुत प्रश्न है, और मैं ये पहली बार इस सार्वजनिक मंच पर कर रहा हूं इस तरह की बातें, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे ये हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं।